वेलकम डियर स्टूडेंट्स। MGCI यूट्यूब चैनल पर बॉटनी वन शॉट सीरीज में मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट को। जब मैं ऐसा बोलता हूं रेस्पायरेशन इन प्लांट या पादप में श्वसन, तो ऐसा लगने लगता है कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होने वाली है, लेकिन वास्तव में इस प्रोसेस को हमें नाम देना चाहिए सेलुलर रेस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन, क्योंकि ये प्रोसेस कोशिका के स्तर पर प्लांट व एनिमल दोनों में संपन्न होती है, सेम तरीके से संपन्न होती है। इसलिए यहां पर जो ये प्लांट रेस्पायरेशन या पादप में श्वसन लिखा है, इसे आप साथ साथ याद रखना, कोशिकीय श्वसन। बेटा इस चैप्टर में वास्तव में हमें पढ़ना क्या है पहले ये समझ लें। आपको ध्यान होगा पिछला लेक्चर हमारा फोटोसिंथेसिस का था, प्रकाश संश्लेषण का था, जिसमें सूर्य के प्रकाश की सहायता से CO2 व जल का उपयोग करके हमने कार्बोहाइड्रेट बना लिया था, हमने ग्लूकोज का संश्लेषण कर लिया था। अब उस ग्लूकोज, उस कार्बोहाइड्रेट का यहां पर इस चैप्टर में होने वाला है ऑक्सीकरण। वो जो ग्लूकोज बना था उसका यहां इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, और ऑक्सीकरण करने पर ऊर्जा उत्पन्न होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी का उपयोग ATP बनाने में होगा। समझते हैं इस चीज को कि ATP बनाने की जरूरत क्या है। जैसे आप लोगों के खेतों में जो अनाज पैदा होता है, क्या आप हर सामान को खरीदने के लिए अपने घर से अनाज लेकर जाते हैं दुकान पर, या पहले आप जो अनाज खेत में पैदा हुआ उस पूरे अनाज को लेकर जाते हैं मंडी? मंडी में एक ट्रॉली भर के आप जो अनाज लेकर गए थे, बाद में वो पूरे अनाज की ऊर्जा आपका जेब भरकर वापस लौट कर आ गई। मतलब जो अनाज था वो रुपयों में बदल गया। अब आपको जहां भी आवश्यकता होगी वहां आप अनाज खर्च नहीं करेंगे, वहां आप उस अनाज से प्राप्त रुपए को खर्च करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा है। फोटोसिंथेसिस में हमारे प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया, लेकिन कोशिका को आवश्यकता पड़ने पर हर जगह हम ग्लूकोज को खर्च करने नहीं जाएंगे। हम पहले ग्लूकोज का करेंगे ऑक्सीकरण, उसे मंडी में ले जाएंगे, और मंडी में ले जाकर ग्लूकोज से हम बना लेंगे करेंसी, मुद्रा बना लेंगे, जिसका नाम है यहां पर हमारी सेल में ATP। जिसे मैं वहां पर रुपया कह रहा था, उसे यहां पर क्या बोलेंगे, ATP। तो हमें यह समझ आ गया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट बने थे, उनका ऑक्सीकरण करके ATP का उत्पादन करना ही हमारे श्वसन का उद्देश्य है, ही हमारे श्वसन का ऑब्जेक्ट है। क्या इतना याद होता है आप लोगों को? बात करें सर, क्या ये जो श्वसन है और श्वासोच्छ्वास है, क्या ये दोनों प्रक्रियाएं सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? बेटा श्वासोच्छ्वास या जिसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान, गैसों का एक्सचेंज। जैसे मनुष्य जो है वायुमंडल व अपने फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान कर रहा है, फिर फेफड़ों से कोशिकाओं के बीच भी गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो आप सिंपल एक शब्द याद रखें कि ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास का मतलब है गैसों का आदान प्रदान। जबकि रेस्पायरेशन या श्वसन, इसके दौरान खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के दौरान यदि मैं सबसे सिंपल खाद्य पदार्थ का एग्जाम्पल ले लूं, जिसका नाम है ग्लूकोज, जिसमें C बॉन्ड C बॉन्ड C ऐसे 6 बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब टोटल 6 कार्बन है, जहां पर कितने बॉन्ड हैं, 5 बॉन्ड मौजूद होंगे। तो ये बंद टूटेंगे ऑक्सीकरण के दौरान। यहां हम देखें तो जो हमारा ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज में इस तरह के बॉन्ड हैं। तो श्वसन के दौरान ये जो बंध हैं, ये बंध टूटने वाले हैं। बंधों के टूटने पर एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी है इसका यूज हम करेंगे ATP संश्लेषण में। इसका उपयोग हम ATP बनाने में करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर, जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर क्या खर्च करेंगे, हम इस ATP को खर्च करेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बोले सर प्लांट में 2 तरह की सेल होती हैं, एक हरी एक आहरी। हरी कोशिकाएं वे हैं
जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आहरी कोशिकाएं वे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। बेटा जो हरी कोशिकाएं होती हैं, जो ग्रीन सेल होती हैं, उन हरी कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस हुआ, उनमें श्वसन भी हो जाएगा, अपने भोजन का ऑक्सीकरण करके वो एटीपी भी बना लेंगी। जबकि जो आहरी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीकरण करने के लिए उन्हें जो भोजन चाहिए वो प्राप्त करेंगी हरी कोशिकाओं से, ग्रीन सेल से, क्योंकि आहरी कोशिकाओं में तो भोजन बनने वाला है नहीं, बट ऊर्जा की आवश्यकता इन्हें भी है, तो ये भोजन किससे प्राप्त कर लेंगी? हरी कोशिकाओं से। ऐसे ही एनिमल अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे परपोषी होते हैं। परपोषी की कैटेगरी में उनको हम दो भागों में ले चलते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी जो प्लांट पर प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं वे। मांसाहारी वे जो किसी शाकाहारी को खाएंगे, लेकिन शाकाहारी भी तो प्लांट पर ही निर्भर है, तो चाहे प्रत्यक्षता देखें या अप्रत्यक्षता देखें, सारे एनिमल अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए प्लांट पर ही निर्भर होते हैं। तो यहां पर हमें समझ आ गया कि भोजन जो सेल में पहुंच रहा है उसके ऑक्सीकरण होने पर एटीपी हम उत्पन्न करवाने वाले हैं। यदि श्वसन के चरणों को देखें तो सबसे पहले यहां ग्लूकोज से स्टार्ट करें। ये जो हमारा ग्लूकोज है, वायवीय परिस्थिति हो या अवायवीय हो, चाहे श्वसन वायु की उपस्थिति में हो रहा हो या अनुपस्थिति में हो रहा हो, श्वसन का पहला चरण सबके लिए सेम है। वो चरण का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अभी मैंने अगली स्लाइड पर ग्लाइकोलिसिस का डिटेल व्यू आपके लिए रखा है, बट उसके पहले यहीं पर याद कर लें कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी खर्च हो रही है, 4 एटीपी फॉर्म हो रही है, साथ ही साथ 2 NADH प्लस H प्लस, चाहे तो NADH2 लिख सकते हैं, वो यहां पर फॉर्म होते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज हमारा है 6 कार्बन कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। यहां पर जो पायरुविक अम्ल बनेगा, इसके बनेंगे 2 अणु, क्योंकि पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला है C3H4O3। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज था, उससे 3-3 कार्बन वाले 2 अणु पायरुविक एसिड के फॉर्म हो गए हैं। मतलब यहां पर कोई CO2 का अणु बाहर नहीं हुआ। एक और चीज, जहां CO2 बाहर होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, बट यहां CO2 बाहर नहीं हुई है, इसलिए यहां पर हमें कोई डी कार्बोक्सिलेशन बोलने की जरूरत नहीं है। यहां केवल और केवल ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पर किसी भी लेवल का डी कार्बोक्सिलेशन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर नहीं हुई। यदि डी कार्बोक्सिलेशन होता तो कार्बन के जो अणु हैं या कार्बन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या हो जाती? कम। थोड़ा सा आगे चलें, बनने वाला जो पायरुविक अम्ल है इसका भविष्य क्या रहेगा? ये जो पायरुविक अम्ल हमने ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बनाया, इस पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या रहने वाला है, ये यहां पर हमें समझना है। अब वो निर्भर करेगा परिस्थिति पर कि वो परिस्थिति अवायवीय है या वो परिस्थिति वायवीय है। अवायवीय परिस्थिति में हमारे पायरुविक अम्ल का किण्वन या फर्मेंटेशन होगा, और किण्वन या फर्मेंटेशन को ही बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहां पर होने वाला है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जबकि जब ये वायवीय ऑक्सीकरण में जाएगा, एयर की उपस्थिति में जाएगा पायरुविक अम्ल, यहां पर इसका होने वाला है साथियों कंप्लीट ऑक्सीडेशन या पूर्ण ऑक्सीकरण। जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है किण्वन के दौरान, तो यहां पर आप देखें या तो बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी, अथवा बनेगा इथेनॉल प्लस CO2। मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि इथेनॉल प्लस CO2 का उत्पादन ईस्ट के द्वारा होने वाला है, जबकि लैक्टिक एसिड का उत्पादन कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया ये करते हैं। और तीव्र व्यायाम के दौरान जो मनुष्य की मांसपेशी कोशिकाएं रहेंगी, उन मांसपेशी कोशिकाओं में भी लैक्टिक अम्ल बनने वाला है। चूंकि तीव्र व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता यदि कम है, तब उस समय मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। यही पायरुविक अम्ल वायवीय परिस्थिति में
एंटर हो जाता है लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन जो है ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आफ्टर दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए इसी मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। फाइनली CO2, चूंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है तो CO2, वाटर एंड 38 ATP हमें मिलेंगे। मैं यहीं पर इस ATP के बारे में एक और चीज बता दूं, हिंदी की NCERT ने 36 ATP लिखकर दे रखा है। यदि बिल्कुल नया मॉडल किसी के पास हो NCERT का तो उसमें हिंदी में भी सुधर के आ गया है 38। यदि किसी के पास पुरानी NCERT हो उसमें 36 लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, आप उसे 38 ATP कर लेना। हालांकि आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि 38 एंड 36 कब बनती है, किस तरह की शटल्स चलती हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। हालांकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आप तो सिंपल याद रखें, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप सिंपल याद रखें 38 ATP। बेटा यहां पर ये जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, इस श्वसन की प्रक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उस पदार्थ को बोलते हैं श्वसनीय क्रियाधार। हमारा सबसे बेस्ट जो श्वसनीय क्रियाधार है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ मामलों में प्रोटीन, फैट, यहां तक कि ऑर्गेनिक एसिड भी, कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में उपयोग में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां उठता है बच्चों के मन में, सर क्या ये जो 38 ATP है, क्या ये एक सिंगल स्टेप में ही ग्लूकोज से फॉर्म हो जाती है? नहीं भाई, आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया पहले ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, देन लिंक रिएक्शन हो रही है, क्रेब्स साइकिल चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, तब जाके 38 ATP बनेगी। मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस है, धीमी चरणबद्ध अभिक्रियाओं की श्रृंखला है। याद रखना, फास्ट या स्लो, तो आंसर होगा स्लो। स्टेप बाय स्टेप या सिंगल स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप ये धीमी चरणबद्ध अभिक्रियाओं की श्रृंखला है, जिसके दौरान खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ATP उत्पन्न होने वाली है। अगेन यहां एक क्वेश्चन आ रहा है, NCERT हमसे पूछती है क्या पादप सांस लेते हैं, जो प्लांट है क्या वो ब्रीथ करते हैं? तो इस प्रश्न का कोई परोक्ष या प्रत्यक्ष उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उत्तर देना हो कि क्या पादप सांस लेते हैं, तो आंसर होगा हाँ, पादप भी सांस लेते हैं, हाँ वे भी ब्रीथ करते हैं। आप सभी जानते हैं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हम CO2 गैस निकालने वाले हैं। बोले सर कहां पर हम CO2 निकालेंगे? तो यहां देखना बेटा, ये जो श्वसन की रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6 ऑफ O2, ये मैं ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया लिख रहा हूं, जिसके दौरान ऑक्सीजन हेल्प कर रही है। यहां फॉर्म होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहां पर हमें मिलेगी एनर्जी, और ये जो एनर्जी निकल रही है ये यूज में आती है, किसके यूज में? ये यूज में आती है ATP सिंथेसिस, ATP संश्लेषण के उपयोग में आ जाएगी ये एनर्जी। बेटा जब इस एनर्जी का उपयोग ATP संश्लेषण में हुआ, अब जहां आवश्यकता होगी वहां इस ATP का उपयोग करेंगे। तो क्या पादप सांस लेते हैं? बिल्कुल, यहां देखें ऑक्सीजन की जरूरत है, CO2 गैस बाहर निकल रही है। बोले सर सांस तो लेते हैं, आप देखें NCERT ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है सांस तो लेते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए कोई विशिष्ट अंग, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हमारे प्लांट के पास नहीं होते। इसके क्या कारण है? बेटा यहां 3 कारण है, तीनों हमें याद रखने हैं। नंबर 1, पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। देखें एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में ऐसा नहीं होगा कि मस्तिष्क अपने लिए अलग से ऑक्सीजन ले रहा है वायुमंडल से सीधे। हमारे में एक श्वसनीय अंग है जिसका नाम है लंग्स, फेफड़े, जो हमारे थोरेसिक केज में मौजूद हैं, वक्षी पिंजरे में मौजूद हैं। ये जो लंग्स होते हैं ये वायुमंडल से गैसों को लेते हैं
और उसके बाद पूरे में क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट का प्रत्येक अंग अपने गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान खुद ही रख लेता है। साथ ही साथ प्लांट में एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है, इसलिए किसी गैसीय अंग की हमें आवश्यकता नहीं है या श्वसनीय अंग की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा रीजन है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की चूंकि बहुत ज्यादा मांग नहीं है, साथ ही साथ उनमें श्वसन जंतुओं की अपेक्षा धीमी दर से होता है। एक तो बहुत फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है गैसों की, और दूसरा श्वसन बहुत स्लो रेट से हो रहा है। और जो आवश्यकता है, मान लेते हैं श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन जाती है। फोटोसिंथेसिस को जो CO2 चाहिए वो श्वसन के द्वारा बन जाती है। तो बहुत बड़ी मांग को ये आपस में अपने अंदर ही कंपनसेट कर लेते हैं, स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। तीसरा एक रीजन है कि जो बड़े व स्थूली पादप हैं, जो बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, स्थूली प्लांट हैं, उनमें भी गैसें बहुत अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती। वह पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादप की सतह के संपर्क में होती है, जहां से वो पर्यावरण की गैस को पर्यावरण की वायुमंडल की गैसों के साथ सीधा आदान प्रदान कर सकती है। पुनः सुनना इस लाइन को, VIMP है कि बड़े व स्थूली पादपों में भी गैसों का परिवहन बहुत ज्यादा नहीं होता। साथ ही साथ जो सजीव कोशिकाएं हैं वो सतह पर होती हैं। बेटा ये जो लाइन है ना, सजीव कोशिकाएं सतह पर होती हैं, ये ट्रू है ओनली फॉर लीफ, ओनली फॉर पत्ती। यहां स्पेसिफिक लिखा भी है NCERT ने कि ये कथन केवल और केवल किसके लिए सही है, पत्ती के लिए सही है। बोले सर फिर जो ऐसी ट्री होती हैं जिनमें हमें, जो ट्रीज हैं जिनमें हमें छाल ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, वहां सतह के गहराई में भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, तब बेटा तने पर वातरंध्र पाए जाते हैं, कुछ लेंटिसेल्स पाई जाती हैं, जिन लेंटिसेल्स के द्वारा ये जो सजीव कोशिकाएं हैं, ये सजीव कोशिकाएं भी वायुमंडल के साथ संपर्क में रहेंगी। यहां पर हमारे श्वसन की जो रिएक्शन अभी अभी हमने डिस्कस करी थी वो लिखकर हमें दे रखी है। थोड़ा सा आगे यदि हम चलें तो अब हम आ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस पर। बेटा ग्लाइकोलिसिस जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है, और ग्रीक शब्द में ग्लाइकोस का मतलब है शर्करा, लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान शर्करा को तोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया की खोज 3 वैज्ञानिकों ने करी, एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, इसलिए इसे EMP पाथ भी कहते हैं। बेटा ये जो प्रोसेस है ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। बेटा इस प्रोसेस में हमारे ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। एक और चीज याद रखना, पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब होता है जितना कार्बन उतना CO2, व जितने हाइड्रोजन है वो सब जल बनाने में भाग ले लें। बट यहां पर कोई CO2, कोई जल बनने वाला नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, और इस पार्शियल ऑक्सीडेशन के दौरान जरा ध्यान से देखना, C6H12O6 C6H12O6 बेटा ये बदलने वाला है C3H4O3 में। जब ये C3H4O3 में बदलेगा तो यहां आप देखें 3 2 जा 6 कार्बन, तो ये यहां पर बाहर हो गए हैं, बट हाइड्रोजन हुए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन यहां बाहर हुए, अभी भी 4 हाइड्रोजन बचे हैं, मतलब साथ ही साथ 2 अणु H2O के यहां पर फॉर्म होंगे हमारे पार्शियल ऑक्सीडेशन या ग्लाइकोलिसिस के दौरान। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन तो यहां पर ये लग गई जो ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट थी, 2 ऑक्सीजन यहां लगी, तो टोटल हमने रिएक्शन में ली थी 6 O2। उस 6 O2 में से केवल 1 ऑक्सीजन का जो अणु है वो अभी यहां पर यूज में आया है। क्या ये सभी को समझ आ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान केवल और केवल कितना ऑक्सीजन यूज में आ रहा है, 1 ऑक्सीजन का अणु ही यहां पर यूज में आ रहा है। थोड़ा सा यदि हम आगे चलें इसमें, तो जो हमारे
ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वो 10 स्टेप में होती है। एनसीईआरटी ऐसा लिख देती है। लिखने के बाद जो यहां पर डायग्राम बना के देती है इसमें 9 स्टेप दे देती है, 9 स्टेप्स। तो हमें 10 स्टेप जाननी है क्योंकि उसने 10 अभिक्रियाओं का नाम यहां लिया है। अगला एक और पॉइंट एनसीईआरटी यहां गड़बड़ कर रही है, मैंने यहां ब्रैकेट बना दिया है। वो लिखती है कि पहले चरण में एटीपी खर्च हो रही है व दूसरे चरण में एटीपी खर्च हो रही है, जबकि खुद ने जो डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी ने उसमें फर्स्ट एंड थर्ड, ये है पहला चरण और ये है तीसरा चरण, यहां पर एटीपी खर्च हो रही है। लिखा भी यही है उसने, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 के दौरान एटीपी, लेकिन नंबर लिख देती है कि वो दूसरा चरण है। तो आप कंफ्यूज ना होना, ये है पहला चरण और ये है तीसरा चरण जिनके दौरान एटीपी खर्च होने वाली है। तो आइए पहले हम ग्लाइकोलिसिस की सारी 10 अभिक्रियाओं को यहां पर समझ लें। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान सबसे पहले रहेगा हमारा ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, भाई जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, 6 कार्बन वाले पर जब 6वें नंबर पे फॉस्फेट आ रहा है तो यहां हमें एनर्जी को खर्च करना होगा, एटीपी को खर्च करना होगा। बेटा याद रखना, जहां भी एटीपी का खेल होगा वहां एंजाइम आएगा काइनेज। क्योंकि यहां 6 कार्बन के बीच में एटीपी का खेल हो रहा है, इसलिए नाम दे दिया हमने एंजाइम को हेक्सोकाइनेज। याद रहेगा सभी को। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 एंड ग्लूकोज 6 ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, इसलिए मैंने यहां एंजाइम ले लिया आइसोमरेज। बेटा फ्रक्टोज 6 बदलेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। बड़ी आसान सी स्टेप्स हैं, मतलब सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन बना फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इससे एक साथ दो अणु यहां पर फॉर्म होंगे, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इससे यहां बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और लास्ट में बनेगा पायरुविक एसिड। ऐसी ये रिएक्शंस है, बड़ी सिंपल है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6, फ्रक्टोज 6 को हाई एनर्जी में कन्वर्ट करो, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा। बेटा अब यहां से आप रिवर्स में लिख दें केल्विन साइकिल को, C3 साइकिल को। आपको याद होगा फ्रक्टोज 1,6 को हमने दो चीजों से, DHAP 3PGAL, आपको याद आना चाहिए केल्विन साइकिल, उसी का रिवर्स फॉर्म चल रहा है। देन 1,3 डाई PGAL, फिर 1,3 डाई PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3PGA, 2PGA, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद होना, फिर एंजाइम, जहां भी एटीपी का खेल होगा वहां काइनेज, 6 कार्बन के बीच हेक्सोकाइनेज, यहां आइसोमरेज आ गया। फिर आप देखें फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 कार्बन वाले हैं, एटीपी खर्च हो रही है किसमें, यहां सिर्फ 6वें पे फॉस्फेट था, यहां 6वें के साथ साथ पहले नंबर पे भी फॉस्फेट है, तो एक और एटीपी खर्च हुई, मतलब हेक्सोकाइनेज आ रहा है। ठीक है बेटा, यहां पर अब ये जो 3PGAL है और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेंगे, यहां का एंजाइम रहता है अल्डोलेज व कीटोलेज, जो एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे में अंतर परिवर्तित करते रहेगा। 1,3 डाई PGAL, यह है 3 कार्बन वाला अणु, इसलिए इसके हमने यहां ले लिए हैं 2 मॉलिक्यूल, और एल्डिहाइड से जब एसिड बनेगा तो आप सभी जानते हैं एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है CHO, एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, मतलब हमें ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराना है मतलब इसमें से आपको हाइड्रोजन बाहर निकालने होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं इसलिए एंजाइम का नाम आ जाएगा डिहाइड्रोजनेज। फिर 1,3 डाई PGA से 3PGA बन रहा है, अगेन जो हमारा एंजाइम आएगा वो काइनेज,
क्योंकि यहां पर एक साथ दो फॉस्फेट थे, यहां बस एक ही फॉस्फेट बचा, तो यहां पर दो अणुओं से दो एटीपी संश्लेषित हो जाएगी। 3 पीजीए से 2 पीजीए बना, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पहले तीसरे नंबर कार्बन पे फॉस्फेट था, अब वो दूसरे नंबर पे आ गया है। केवल उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, केवल अणु ने म्यूटा रोटेशन को किया है, इसलिए एंजाइम यहां आ जाएगा म्यूटेज। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, मतलब फॉस्फेट का नंबर चेंज नहीं हुआ, फॉस्फेट दूसरे नंबर पे था, अभी भी दूसरे नंबर पे है, ना फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई, ना फॉस्फेट की संख्या चेंज हुई, तो कोई भी एटीपी यहां ना यूज में आएगी ना खर्च होगी, यहां तो इनॉल बना है, इसलिए एंजाइम का नाम आ गया इनोलेज। फाइनली 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से यहां बनेगा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के बनने के दौरान अगेन दो एटीपी जो है उसका संश्लेषण हो जाएगा। तो आप याद रखना कि हमारे ग्लाइकोलिसिस में 1, 3, 7, 10 ये जो अभिक्रियाएं हैं 13, 7, 10, ऐसा याद कर लें इसको। 13, 7, 10 ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय हैं। इन्हीं 13, 7, 10 के दौरान 3 और 7 के बीच में मैंने यहां पर लिख दिया है 6। पहली और तीसरी रिएक्शन में माइनस होगी एटीपी, मतलब खर्च होगी। 7वीं और 10वीं रिएक्शन में प्लस हो रही है 2 एटीपी, और 6वीं रिएक्शन के दौरान प्लस हो रहे हैं 2 NADH। तो इस तरह से ये जो है ये है हमारी प्रक्रिया जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। चाहे श्वसन वायवीय हो या अवायवीय हो, दोनों में ही कॉमन प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। बेटा ग्लाइकोलिसिस से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें तो यहां पर हमें जो प्रोसेस मिल रही है उस प्रोसेस का नाम है किण्वन या फर्मेंटेशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि बनने वाला जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड या तो CO2 इथेनॉल इसमें कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में। CO2 इथेनॉल बनाने के लिए यहां कौन आ रही है? ईस्ट। लैक्टिक एसिड के लिए जीवाणु या मनुष्य की मांसपेशियों में तीव्र व्यायाम के दौरान ये काम होने वाला है। बेटा याद रखना श्वसन ऑक्सी श्वसन का और किण्वन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है। ऑक्सी श्वसन के दौरान बनने वाले जो NADH2 हैं उनका भी तीव्र ऑक्सीकरण होता है जिससे एटीपी उत्पन्न हो जाती है, जबकि किण्वन के दौरान जो NADH रहेंगे उनका धीमा धीमा ऑक्सीकरण होगा जिससे कोई एटीपी बनने वाली नहीं है। तो किण्वन में NADH का स्लो ऑक्सीडेशन होगा, धीमा ऑक्सीकरण होगा जिससे वो एटीपी बनाने में सहयोग करने वाले नहीं है। यहां पर यदि हम बात करें CO2 और इथेनॉल बनने वाली प्रक्रिया को, तो आप यहां देखें ये इथेनॉल प्लस CO2 फॉर्म हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान NADH टूटकर NAD प्लस में बदल गया। चूंकि CO2 बाहर निकली तो एक एंजाइम तो आ जाएगा डी कार्बोक्सिलेज। एक एंजाइम का नाम क्या रहेगा? डी कार्बोक्सिलेज। और एक और एंजाइम रहेगा, चूंकि इसके दौरान NADH से NAD प्लस बन रहा है, एंजाइम का नाम रहेगा साथियों एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। बोले सर ये नाम कैसे देते हैं एंजाइम्स के? एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज जो आपने नाम दे दिया यहां पर। बेटा एंजाइम के नाम देने को जरा समझना आप। यहां थोड़ी सी जगह में अपन ले लेते हैं इस चीज को। मान लेते हैं ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और ए के बी में कन्वर्ट होने के दौरान NAD प्लस से NADH फॉर्म हो रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग? ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इस दौरान NAD प्लस से NADH बन रहा है। मतलब इस NAD प्लस में हमने हाइड्रोजन जोड़ा है, तो ये हाइड्रोजन आया कहां से होगा? ये हाइड्रोजन आया होगा ए से। तब इसे हम नाम दे देंगे ए डिहाइड्रोजनेज। इस प्रोसेस को नाम क्या दे देंगे हम? ए। इस प्रोसेस के एंजाइम को नाम क्या दे देंगे हम? ए डिहाइड्रोजनेज। मतलब वो हाइड्रोजन ए में से बाहर निकालना है तो ए का ही डिहाइड्रोजनेज लाना होगा। मान लेते हैं कभी एक प्रोसेस हो रही है एक्स, कन्वर्ट हो रहा है वाई में, लेकिन इस दौरान NADH बदल रहा है NAD प्लस में। NADH
बदल रहा है एनएडी प्लस में। अब हम एंजाइम को क्या नाम दें? तो बेटा यहां तो एनएडीएच के टूटने पर एनएडी प्लस बन रहा है, मतलब यदि आप इसका रिवर्स सोच लें कि Y बदल रहा है X में, यदि Y X में बदलेगा तो Y में से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब यहां पर नाम आएगा एंजाइम का Y डिहाइड्रोजनेज। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहां पर हमने किया। आप देखें यहां NADH टूटकर बना रहा है NAD प्लस, और हमें उस एंजाइम का नाम लिखना है जो NADH बनाने वाला हो। NADH बनाने के लिए इथेनॉल को बदलना होगा पायरुविक एसिड में, मतलब इथेनॉल में से हाइड्रोजन को निकालना होगा, इसलिए हमने नाम लिखा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। बिल्कुल सेम यहां पर भी वैसा ही है। आप देखें पायरुविक के लैक्टिक में बदलने के दौरान NADH टूट रहा है, तो यदि रिवर्स में आएंगे तो NADH फॉर्म होगा, मतलब एंजाइम का नाम यहां हो जाएगा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। नाम जो है, क्या वो नाम आपको समझ आ रहे हैं क्या? मतलब आप तो सिंपल एक लाइन याद कर लें कि जहां भी NADH फॉर्म हो रहा है, आपको उस अभिक्रिया के क्रियाधार का नाम लेकर, जहां भी NADH फॉर्म हो रहा है आपको उस अभिक्रिया के क्रियाधार का नाम लेकर डिहाइड्रोजनेज लिख देना है। जैसे यहां पर रिवर्स में NADH फॉर्म होगा तो क्रियाधार हो जाएगा लैक्टिक एसिड, दैट इज मैंने नाम लिख दिया लैक्टिक एसिड, या बोलूंगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, यहां मैं बोल दूंगा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। बेटा ये जो किडवन की प्रक्रिया है, इसके दौरान ग्लूकोज से 7% से भी कम ऊर्जा मुक्त होती है, और ये जो रिलीज होने वाली ऊर्जा है इसका भी पूरा का पूरा उपयोग एटीपी बनाने में नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जब एल्कोहलिक किडवन होगा और उस दौरान यदि अल्कोहल की परसेंटेज मात्रा 13% से ज्यादा हो जाए तो ये 13% से ज्यादा मात्रा ईस्ट के लिए विषाक्तता व मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है, तो यह है हमारा ऑक्सी श्वसन की ग्लाइकोलिसिस की एक प्रक्रिया। मतलब मैंने जो ऑक्सी श्वसन बोला वो क्यों बोला, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लाइकोलिसिस वायवीय में भी और अवायवीय में भी दोनों में सेम होगा, बनेगा पायरुविक एसिड। आफ्टर दैट पायरुविक अम्ल का या तो क्या होगा किडवन। तो हमने अभी अभी किडवन समझ लिया, और अब मैं यहां पर तुम्हें समझाने वाला हूं इस पायरुविक अम्ल का आगे का भविष्य, वो भी कौन सी परिस्थिति में, वायवीय परिस्थिति में, जहां पर इसका होने वाला है ऑक्सी श्वसन या ऑक्सी सांस की प्रक्रिया। श्वसन को ही उनने सांस लिखा है। बेटा पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर होगा, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल चलेगी, उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारा पायरुविक अम्ल है वो पहुंच रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचने पर जो पायरुविक अम्ल के दो अणु हैं उनसे ये पूरी रिएक्शन 2 बार होगी, इसलिए इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां पर 5 कोफैक्टर आते हैं। एक कोफैक्टर का नाम है NAD+, दूसरा है कोएंजाइम A, तीसरा है TPP, चौथे नंबर पे है लिपोइक एसिड, और पांचवा जो कोफैक्टर है वो है Mg+2 आयन। ये हमारे कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की हेल्प करेंगे। तो पायरुविक अम्ल कन्वर्ट होकर यहां बना लेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम A इज अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब हर एक पायरुविक अम्ल से एक एक CO2 का अणु यहां पर बाहर हो रहा है। क्योंकि यहां CO2 बाहर हुई है, इसलिए यहां जो एंजाइम आना चाहिए, एक एंजाइम जो हमारा रहेगा उसका नाम रहेगा डी कार्बोक्सिलेज। एक तो ये एंजाइम याद कर लें, डी कार्बोक्सिलेज। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान NADH फॉर्म होते हैं, NADH का संश्लेषण हो रहा है। यदि NADH का संश्लेषण हो रहा है तो उसके लिए जो हाइड्रोजन है वो पायरुविक अम्ल में से निकाले होंगे, इसलिए हमने देखा एंजाइम का नाम लिखा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। मैंने आपको अभी अभी यही समझाया था किडवन में, हमें उस अभिक्रिया के क्रियाधार का नाम ले लेना है जिसके दौरान NADH बन रहा हो। क्योंकि यहां
NADH बन रहा है, इसलिए हमने क्रियाधार का नाम ले लिया पायरुविक एसिड और उसका हमने यहां ले लिया डिहाइड्रोजनेज। इस तरह से ये है लिंक रिएक्शन। बेटा लिंक रिएक्शन में बनने वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए का अणु ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या जिसे TCA साइकिल कहते हैं, जिसकी खोज क्रेब्स ने करी थी, हेंस क्रेब ने करी थी, इसलिए इसे क्रेब साइकिल नाम भी दिया जाता है, उसमें एंटर करेगा। यह आपके सामने क्रेब साइकिल बनी हुई है। क्रेब साइकिल को याद करने के लिए आप सिंपली याद कर लेना ACC IOK SUS सस फ्यूमो। क्या याद करेंगे हम? ACC IOK सस फ्यूमो। टोटल 10 रिएक्शन है। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में जो लिंक रिएक्शन में बना है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA से रिएक्शन करेगा और OAA से रिएक्शन करके फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा सिस एकोनिटिक एसिड में, देन आइसोसिट्रिक, ऑक्सैलोसक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटेरिक, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएंगे। आप चाहे तो यहां से देख लें, ये एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक, सिस एकोनिटिक, आइसोसिट्रिक, ऑक्सैलोसक्सिनिक, अल्फा कीटो, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक, फ्यूमेरिक, मैलिक और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बेटा याद रखना, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस थी उसमें हमने विषम संख्याएं 1, 3, 7, 10 को लिया था। यहां आप ले लेना सम संख्याओं को 4, 6, 8, 10। वहां आपको याद हो यदि 13, 7, 10 लिखते थे, इनके बीच में 6 नंबर आ गया था, तो यहां 4, 6, 8, 10 के बीच में 7 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर पे प्लस होता है N, 6 नंबर पे प्लस होता है N, 8 नंबर पे प्लस होता है F, 10 नंबर पे प्लस होता है N, 7 नंबर पे प्लस होती है GTP। तो आप याद करें, ये 4 नंबर वाली अभिक्रिया आइसोसिट्रिक से ऑक्सैलोसक्सिनिक NADH फॉर्म हो रहा है। NADH फॉर्म हुआ, इसका मतलब है हमें नाम देना होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। 6 नंबर में अगेन NADH फॉर्म हो रहा है, आप एंजाइम का नाम देना सीख ही चुके हैं। फिर यहां सक्सिनाइल से सक्सिनिक बनते समय GTP फॉर्म हो रही है, यहां FADH2 फॉर्म होगा, यहां NADH फॉर्म होगा। और 2 रिएक्शन 5 नंबर और 6 नंबर 56 नंबर में CO2 बाहर हो रही है, मतलब यहां पर एंजाइम आ जाएगा हमारा डी कार्बोक्सिलेज। ये हो गई हमारी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का यहां पर उनने बड़ा छोटा सा व्यू हमें बना के दिया है, आप ये वाला याद कर लें, इसे भी देख लें एक बार, बट याद कौन सा रखें जो मैंने आपको बनाकर दे रखा है। अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ETC में। असल में हो ये रहा है कि आप देख पा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान 4 ATP बने, लेकिन NADH भी बन गए। लेकिन हम NADH का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें उन NADH को कन्वर्ट कराना होगा ATP में। ऐसे ही लिंक रिएक्शन के दौरान कुछ NADH फॉर्म हो गए हैं, ऐसे ही क्रेब साइकिल के दौरान NADH FADH2 फॉर्म हो गए हैं, उनका हमारी कोशिका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकती, उन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा ATP में। और इन सभी अपचायी ऊर्जा जो NADH है, FADH2 है, इन सभी ऊर्जा को हम कन्वर्ट करेंगे ATP में बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की घटना है, ये प्रेजेंट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, और इसमें प्रेजेंट होते हैं टोटल 5 कॉम्प्लेक्स। बेटा ये पांचों के 5 कॉम्प्लेक्स जो हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अपने रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा होते हैं। यदि हम बात करें यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है वो एक एंजाइम है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। आप यहां देख भी पा रहे होंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं जिससे आपको कंप्लीट दिखना चालू हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, जिसमें FMN व FES मौजूद होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ये कुछ और नहीं है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है हमारी क्रेब साइकिल का।
याद रखना, क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, उसके सभी एंजाइम मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, परंतु एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 2 है, जिसमें FAD FES मौजूद होता है। कॉम्प्लेक्स 3 ये साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम B देन FES देन साइटोक्रोम C1 रहेगा। कॉम्प्लेक्स 4 ये C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं दो कॉपर सेंटर, कॉपर A एंड कॉपर B, एंड दो साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इसके अलावा मौजूद होता है F0 F1 पार्टिकल। तो यहां पर हमारे पास में जो 5 कॉम्प्लेक्स हैं, ये पांचों के 5 रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बढ़ते क्रम में अरेंज रहते हैं। बेटा आप डायग्राम पे फोकस करना, मैं आपको एक एक चीज यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। VIMP है, पेपर में यदि इसके क्वेश्चन आएंगे तो उन्हीं बच्चों से बनेंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, है ना। पांचों कॉम्प्लेक्स जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बढ़ते हुए पोटेंशियल या बढ़ते हुए रेडॉक्स पोटेंशियल के क्रम में जमा है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का रेडॉक्स पोटेंशियल होता है नेगेटिव, जो बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स अपचयित अवस्था में है। कॉम्प्लेक्स 4-5 के रेडॉक्स पोटेंशियल हो जाते हैं पॉजिटिव, जो हमें बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीकृत अवस्था में है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है। यहां पर थोड़ा सा आगे चलें तो सबसे पहले NaDH2 जो आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स 1 के पास, और NaDH2 के वहां पर मौजूद है NaDH डिहाइड्रोजनेज। तो NaDH डिहाइड्रोजनेज जो है वो NaDH2 को तोड़ेगा NAD++, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के FES FMN, मतलब FMN को यहां देन FES को मिल गए हैं। आप कहें तो मैं यहां पर एक बार ड्रा कर देता हूं ये पूरी प्रोसेस आपके लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए यहां हम माइटोकॉन्ड्रिया की एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को यहां पर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो बढ़ते हुए रेडॉक्स पोटेंशियल के क्रम में यहां पर अरेंज हैं। ये जो है यहां पर जैसे मैंने ले लिया है कि भाई ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, यहां पर हमने ले लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास यहां हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को, ठीक है। ये हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 ले लिया है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और लास्ट में यहां पर ले लिया है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ठीक। यहां पर वास्तव में पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है आप ध्यान से देखते चलें इसको। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, उसका नाम है NaDH डिहाइड्रोजनेज। तो जो NaDH2 आ रहा है वो NaDH2 यहां पर कन्वर्ट हो रहा है NAD++ में, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिलेंगे। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के FMN के पास जाते हैं, और FMN से ये 2 इलेक्ट्रॉन FES में आ जाते हैं। जिस समय ये ट्रांजिशन चल रहा है, तो ये प्रोसेस कहां चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये हो गई हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहां वाला जो स्पेस है ये है PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहां पर यदि कोई हमसे हमारा ऑब्जेक्ट पूछ ले, हमारा उद्देश्य पूछ ले, तो हमारा काम यह है कि हमें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयनों की सांद्रता को बढ़ाना है, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में H+ आयनों की सांद्रता को कम करना है। केवल यह हमारा उद्देश्य है यहां पर। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो NaDH2 है वो आया, NAD++ में टूटा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन मिले, जो कॉम्प्लेक्स 1 के FMN से होते हुए FES के पास आ गए। इसी ट्रांजिशन के दौरान ये 2H+ जो हैं ये एंटर हो जाते हैं PMS में।
यहां पर इसी दौरान हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में एक प्रोटॉन कैरियर और मौजूद होता है जो हमारे मैट्रिक्स से 2H+ को लेकर अगेन डाल देता है पीएमएस में। बेटा एनसीईआरटी ने यहां एक साथ 4H+ लिख दिए हैं। आप ध्यान रखना इस चीज का कि 2H+ तो यहां जो पीएमएस में आए हैं वो NADH2 वाले आए हैं, और 2H+ यहां जो पीएमएस में एंटर कर रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से एंटर कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने पर 4H+ पीएमएस में एंटर हो जाते हैं। FeS से ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं UQ के पास। जैसे वहां रसो परासरणी सिद्धांत में PQ था वैसा यहां UQ है, यूबी क्योनॉन। UQ का जो फुल फॉर्म है वो याद रखना, इसका फुल फॉर्म है यूबी क्योनॉन। और यूबी क्योनॉन ने हमसे कहा कि मैं एक प्रोटॉन ग्राही हूं, मैं इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं हूं। तो इसने यहां मैट्रिक्स से जैसे ही 2H+ लिए, इस पर प्लस आ गया, जिस पर प्लस आ गया वो इलेक्ट्रॉन लेने से मना नहीं कर पाएगा, तो ये H++ इलेक्ट्रॉन को लेकर UQH2 में बदल गया। और यूबी क्योनॉन में जब H+ और इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब ये बदल जाता है यूबी क्योनॉल में, मतलब ये उसकी अपचयित अवस्था है। ये UQH2 वापस UQ में बदलेगा, और जब ये वापस UQ में बदलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन UQ को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के साइटोक्रोम B को मिल जाएगा, और ये जो 2H+ थे, ये 2H+ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर से होते हुए पीएमएस में एंटर कर जाएंगे। सेम ऐसे ही जब यहां पर सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलेगा तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो FAD से होते हुए FeS में आएंगे, और FeS से वो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे UQ में। UQ अगेन 2H+ को लेकर बदल जाएगा UQH2 में। UQH2 अगेन जब UQ में बदलेगा एक इलेक्ट्रॉन तो UQ को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहां से साइटोक्रोम B को, और जो 2H+ हैं वो 2H+ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर से होते हुए अगेन एंटर करेंगे पीएमएस में। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ये एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, यहां पर प्रोटॉन की कोई मूवमेंट होने वाली नहीं है। साइटोक्रोम B से होते हुए इलेक्ट्रॉन FeS और साइटोक्रोम C1 में आ जाएंगे। यहां से साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स था, यहां आ गए हैं। अब यहां से इन इलेक्ट्रॉन को जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जाने के लिए यहां पर एक बैठा है साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर मौजूद है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के जैसे काम करेगा, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर सेंटर B। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हो रहे होंगे तब अगेन मैट्रिक्स में से 2H+ निकल के पीएमएस में आ जाते हैं। अंत में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हाफ हाफ O2, 2H+ का उपयोग करके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से वाटर मॉलिक्यूल बना लेती है। तो इस तरह से इन सारी प्रोसेस के द्वारा हमने पीएमएस में H+ आयनों की सांद्रता को बढ़ा दिया है। अब ये H+ आयन जब F0 F1 में से तेजी से बाहर निकलेंगे तब ADP प्लस IP के बीच में बंध बनकर ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम, जिसमें हमने हर एक कॉम्प्लेक्स को यहां पर समझ लिया। बेटा श्वसनी संतुलन चार्ट या रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब है कि श्वसन में जो ग्लूकोज एंटर हो रहा है उससे हमें 38 ATP मिल रही है। तो 38 ATP की गणना, वास्तव में ये जो गणना है ये गणना हुई कैसे, ये कैलकुलेशन हुआ कैसे, वो हमें यहां समझना है। तो ये जो 38 ATP की गणना है, ये जो कैलकुलेशन है, ये वास्तविकताओं से परे है। ये गणना केवल और केवल सैद्धांतिक है, केवल और केवल थ्योरेटिकल गणना है। बोले सर ये थ्योरेटिकल गणना किन चीजों पर आधारित है? ये आधारित है कि श्वसन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है।
ये सारे पथ, इनका कहना है ग्लाइकोलिसिस चलेगा पहले, फिर इंतजार करेंगे, फिर लिंक, फिर क्रेब्स, फिर ईटीसी। ऐसा नहीं है, ये सारे पथ एक साथ साथ चलते हैं। दूसरा इन्होंने कल्पना कर ली कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, उस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जो NADH फॉर्म हुए थे, वे NADH किसी दूसरी अभिक्रिया में उपयोग में आए बिना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आते हैं और वहां ATP बनाते हैं। अरे भाई, यदि कोई रासायनिक अणु है, ये कैसे संभव है कि वो कभी भी किसी दूसरी अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा, वो केवल एक रास्ते पर चलेगा, भाई मैं ग्लाइकोलिसिस में बना हूं, अब मेरा काम है मैं मैट्रिक्स में जाऊंगा और वहां ATP बनाऊंगा। तो इनने पहला अजम्पशन या पहली कल्पना करी, ये सभी प्रक्रियाएं स्टेप बाय स्टेप होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी इन्होंने करी कि ग्लाइकोलिसिस में बनने वाले NADH केवल और केवल ATP बनाने में ही भाग लेते हैं, ये भी वास्तविकता से परे है। तीसरी कल्पना इन्होंने करी कि पथ का कोई भी मध्यवर्ती, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शन देखी, एक लिंक रिएक्शन देखी, क्रेब्स साइकिल में 10 रिएक्शन देखी, इतने सारे मध्यवर्ती बने, इनका कहना है इनमें से कोई मध्यवर्ती किसी भी दूसरे चरण में उपयोग में आने वाला नहीं है। यह भी गलत है, क्योंकि अलग अलग चरणों में बनने वाले मध्यवर्ती भी उपयोग में अलग अलग अभिक्रियाओं में आ जाते हैं। फिर इनका कहना है श्वसन में ग्लूकोज के अलावा कोई और भाग ही नहीं लेगा, यह भी गलत है। प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड ये भी आ सकते हैं। तो 38 ATP की गणना कुछ कल्पनाओं पर आधारित है, स्टेप बाय स्टेप। NADH सीधे जाएंगे ETC में, कोई मध्यवर्ती कहीं दूसरे काम में उपयोग में नहीं आएगा और श्वसन में हर बार केवल और केवल ग्लूकोज आएगा। बेटा, ये कल्पनाएं एक निर्जीव तंत्र के लिए तो किया जा सकता है, आप एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, आप एक मशीन के लिए तो आप ये कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन आप ये कल्पनाएं एक सजीव तंत्र के लिए नहीं कर सकते। तो यहां पर ये कल्पनाएं जो है ये वास्तविकताओं से क्या है, परे हैं। यहां पर इनने फिर से किण्वन वर्सेस ऑक्सी श्वसन का अंतर दिया है कि भाई किण्वन के दौरान आंशिक विघटन होता है, ऑक्सी श्वसन में पूर्ण विघटन होता है। किण्वन में या तो बनेगा लैक्टिक एसिड, इथेनॉल 2 ATP, यहां बनेगा CO2, H2O 38 ATP। फिर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाकर दिया है। किण्वन में NADH का NAD प्लस में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, वहीं ऑक्सी श्वसन में ये तीव्र गति से होता है। आइए आप समझते हैं VIMP हेडिंग एम्फीबोलिक पाथ। बेटा, जब श्वसन की पहली रिएक्शन को हम देखते हैं, C6H12O6 बदल रहा है CO2 में H2O में, तो लगता है कि श्वसन एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है, एक अपचयी प्रक्रम है जिसके दौरान केवल विघटन हो रहा है। लेकिन अब हम यहां असल में सिद्ध कर देंगे कि श्वसन केवल कैटाबोलिक नहीं है, वो कैटा प्लस एना दोनों है, वो कैटाबोलिक भी है, एनाबोलिक भी है, इसलिए उसे हम नाम देते हैं एम्फीबोलिक पाथ। तो यहां पर सबसे सिंपल तो ये था कि कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज से पूरी प्रोसेस हुई। लेकिन मान लो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध ही ना हो, तो जो फैट है ना, वो फैट डायरेक्ट कभी भी श्वसन में एंटर नहीं होगी, पहले फैट का पाचन या डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने पर वो बनाएगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बेटा, ग्लिसरॉल ग्लिसरैल्डिहाइड वाली स्टेप से, DHAP एंड ग्लिसरैल्डिहाइड वाली स्टेप से सीधे श्वसन में एंटर करेंगे, ऊपर की स्टेप्स को बाईपास कर देंगे। फैटी एसिड सीधे एंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम A से, ये ऊपर की पूरी लिंक रिएक्शन एंड ग्लाइकोलिसिस को बाईपास कर देगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटेगा, डीएमिनेशन के द्वारा पायरुविक अम्ल भी बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम A भी बन सकता है। तो आप सोचकर देखें कि 38 ATP की गणना कब सही है, जब वो श्वसन इस वाले पाथ से हो रहा हो। लेकिन यदि प्रोटीन के अमीनो अम्ल सीधे पायरुविक अम्ल के फॉर्म में आ गए हैं, तब तो श्वसन ने ऊपर की इन स्टेप्स को बाईपास कर दिया है, केवल नीचे की ही ATP की गणना होगी। तब यहां पर कभी भी 38 ATP आने वाली नहीं है। इसके अलावा एम्फीबोलिक बोलने का रीजन यह है कि मान लीजिए कि कभी फैट की कमी हो गई, तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड और यहां से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A ये चाहेंगे तो रिवर्स एक्शन के थ्रू अगेन फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना के फैट को फॉर्म कर देंगे। ऐसे ही यहां से रिवर्स एक्शन के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, इसलिए इसको हमने नाम दे रखा है एम्फीबोलिक पाथवे।
बेटा लास्ट हेडिंग पर आ गए हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट या श्वसनी गुणांक। ये जो श्वसन गुणांक है इसका मतलब है श्वसन में मुक्त हुई CO2 बटे भाग लेने वाली O2 के अनुपात को रेस्पिरेटरी कोसेंट बोलते हैं। ग्लूकोज के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, प्रोटीन के लिए होती है 0.9, फैट जो ट्राइपॉमेटिन है उसके लिए वैल्यू है 0.7। आप यहां देखें ग्लूकोज की जो अभिक्रिया दी है, 6 CO2 बाहर हो रही है, 6 O2 अंदर आ रही है, दैट इज वैल्यू यहां पर हमें मिल जाएगी 1। ये ट्राइपॉमेटिन वाली जो रिएक्शन है C51H98O6, यहां पर 102 CO2 बाहर निकली, 145 O2 लगी। जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7। इस तरह से ये हमारा पादपों में श्वसन चैप्टर हमने कंप्लीट किया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।